जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी का जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए और वहां से प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको जीएस में, मेरे साथ बने रहिएगा। और अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारे कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे मॉक टेस्ट से आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉक टेस्ट है इसमें 20 प्रश्न है जीके के, और ये 21 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में कहा गया, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश 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 के पास वोट डालने का अधिकार होता है। दोस्तों लोकसभा में किसी भी विषय पर मतदान करते समय जब टाई की स्थिति होती है तो स्पीकर जो होता है उसको वोट डालने का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। यदि विपक्ष और पक्ष में समान वोट पड़ते हैं, मामला टाई जाता है किसी बिल को लेके, तो उस स्थिति में जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना वोट डाल सकता है। और लोकसभा का जो वोट है उस वोट को क्या कहा जाता है? मतलब लोकसभा स्पीकर का वोट कहलाता है कास्टिंग वोट। ये आप याद रखना। कास्टिंग वोट क्या होता है? निर्णायक मत हिंदी में इसे कहा जाता है। जब लोकसभा में किसी बिल को लेकर मामला टाई हो जाता है, जो निर्णय वो टाई आएगा, तो कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है स्पीकर को। और ये बात अनुच्छेद 101 में लिखी गई है। अनुच्छेद 101 में लिखी गई है ये कास्टिंग वोट की बात। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये है आपका, आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें स्पीकर की, तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। और लोकसभा के इतिहास में पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लोकसभा हमारी संसद का निम्न सदन कहलाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत में पहली लोकसभा बनी थी 1951 में। 1952 में बनी थी, खैर 1952 में बनी थी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? वो थे आपके जीबी मावलंकर। राष्ट्रपति, ये भारत में संवैधानिक प्रमुख होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, ये भारत के 15वें पीएम है व्यक्तियों के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो शासक था दिल्ली सल्तनत में, वो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। बी सही जवाब है इल्तुतमिश। तो आप याद रखिएगा 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया इल्तुतमिश को, ये भी आप याद रखिएगा, ये वास्तविक संस्थापक है। और दोस्तों इल्तुतमिश जो है, इसने चांदी का टंका और कॉपर का जीतल, दो सिक्के चलवाए थे। जीतल कॉपर का था और चांदी का टंका था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई है। इक्ता प्रणाली, ये बहुत पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की है? तो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। दोस्तों जो इल्तुतमिश है इसे फादर ऑफ टॉप बिल्डिंग माना जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्यों को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और 1210 ईस्वी में गद्दी पे बैठा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, जो उत्तर भारत में शासन करने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। मुस्लिम महिला है ये पहली। और रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में बलबन। दोस्तों बलबन जो है, इसे उलूग खां की उपाधि दी गई नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। और बलबन अपने आप को जिले इलाही कहता था। जिले इलाही, ये आप याद रखना। अच्छा, बलबन की एक थ्योरी भी बड़ी पूछी जाती है, और वो थ्योरी है कि राजा समानों में असमान होता है। ये किसने कहा था? तो राजा समानों में असमान है, ये बलबन ने ही कहा था। मतलब बलबन कहता था कि राजा जो है ये भगवान बना के भेजता है, और राजा जो है, जनता जो है वो राजा की सेवक होती है। तो समानों में असमान बताया राजा को बलबन ने। दोस्तों जो बलबन है, इसने एक त्योहार है
पारसी का और वो है नवरोज। भारत में नवरोज का प्रवर्तन किसने किया है? तो नवरोज त्योहार स्टार्ट किया था बलबन ने। बलबन ने लौह और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी स्टार्ट की थी। लौह एवं रक्त की नीति शुरू करने वाला जो राजा है वो है आपका बलबन। और बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा भी शुरू की है। सिजदा और पैबोस, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सिजदा व पैबोस नाम की प्रथा ये किसने शुरू की थी? तो ये है आपकी बलबन ने। सिजदा का मतलब है कि आप दरबार में सिर झुकाते हुए आएंगे, और पैबोस मतलब बादशाह के पैरों को चूमेंगे। ये बलबन ने ही किया था। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम है अली गुरसब। अली और गुरसब इसे कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है। सिकंदर सानी की टाइटल इसने धारण किया, दूसरा सिकंदर, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सैनिकों का हुलिया लिखने, सैनिकों को नगद वेतन प्रणाली की शुरुआत की थी। मार्केट रिफॉर्म बहुत ज़्यादा की अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्तक राज की पोस्ट भी बनाई थी। एक मुस्तक राज का पद बनाया जो रिवेन्यू को कलेक्ट करता था राजस्व संग्रह के लिए। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह और पद्मावती के ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है अवधी भाषा में। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने अलाई दरवाजे ही बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई है पोलो खेलते हुए। पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी बख्तियार काकी की याद में। क्लियर। और इनको लाख वक्स की उपाधि भी दी गई है। लाख वक्स की उपाधि किसे मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स की उपाधि दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, संख्या 23, क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 23 में? भारतीय प्रायद्वीप खालिस्तान तक फैला है। दोस्तों जो भारतीय प्रायद्वीप है ये कहाँ तक फैला है? तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर तक फैला है भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला है। आपको एक मैप दिखाता हूँ। तो ये है नीचे आपका इंडियन ओशन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको ऊपर करके। ये आप देख रहे होंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये हिंद महासागर तक फैला है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी भूमि का अंतिम बिंदु है वो क्या है? ये आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग जो मैंने गोला किया है काला, तो ये आपका कन्याकुमारी, ये भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में है ये आप याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट। उसके बाद में आप कुछ देखें तो भारत के पश्चिम में ये मिलेगा आपको अरेबियन सी, अरब सागर, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो भारतीय प्रायद्वीप पश्चिम में अरब सागर से घिरा है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा पाक स्टेट, ये वाला। तो ये कभी पूछा जाता है आपसे कि पाक स्टेट कौन से दो देशों के बीच है? तो भारत, ये भारत है, और ये है आपका नीचे श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच है आपका पाक स्टेट, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा और चले ऊपर को, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो ये वाली रेखा जा रही है ये है आपकी कर्क रेखा, और भारत को दो भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। ये गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, गुजरात राजस्थान ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़ ये वाला भाग, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, फिर ये आप देख रहे होंगे ये त्रिपुरा है आपका, त्रिपुरा से गुजरती है, त्रिपुरा के बाद में है मिजोरम, तो ये मिजोरम से भी गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, और कर्क रेखा को माही नदी दो बार काटती है। क्लियर। यहाँ पे देखें अब ये है भारत का मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, ये आप देख रहे होंगे ये वाली भारत की मानक समय रेखा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक समय दिख रहा होगा 82.30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का मानक समय ये जो है वो कौन से देशांतर पर आधारित है? तो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है भारत का मानक समय। और भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे भारत का सबसे मतलब पूर्वी बिंदु आता है यहाँ पे, ये जो हरा हरा हो रहा है आपका, ये है आपका गोरमोता, गोरमोता ये वाला बिंदु। और ये जो आपका बिंदु है ये वाला, ये है आपका किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु। और ये ऊपर ये है आपका इंद्रा कोल,
इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर। दोस्तों हम बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये लिखी हुई है, देखो आप देख रहे होंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और भारत का एरिया कितना है, भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। और भारत में दुनिया की कितनी आबादी रहती है, भारत में दुनिया की 17.5% आबादी निवास करती है। क्लियर। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। तो भारतीय प्रायद्वीप का कहाँ तक फैला है, हिंद महासागर तक फैला है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अरब सागर जो है इसमें लक्षद्वीप स्थित है, ये आप याद रखिएगा, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। इसमें कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये कब शुरू की गई है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू की गई थी कब, तो इसका सही जवाब होगा आपका 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा नमक जो कानून था उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को जाकर डांडी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च को स्टार्ट की गई। दोस्तों गांधी जी ने 24 दिन में, गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे 24 दिन में 385 किलोमीटर का रास्ता तय किया था। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो इसमें कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ, दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो कुल लोग थे वो थे 78 + 1, मतलब 1 + 78 ऐसे मान लीजिए। तो एक गांधी जी थे और इनके 78 अनुयायी थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महिलाओं की टुकड़ी थी इसको कौन लीड कर रही थी, तो महिलाओं की टुकड़ी की जो नेता थी वो थी भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये जो थी वो नमक सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया था तो उसमें महिलाओं की नेता थी सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, साबरमती आश्रम से, और खत्म कहाँ पर हुआ था, डांडी में जाके खत्म हुआ था। तो याद रखना स्टार्ट साबरमती आश्रम से हुआ था और डांडी में जाके ये खत्म हुआ था। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। अच्छा गांधी जी के बारे में एक बिंदु आप याद रखिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी आप याद रखने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। दोस्तों गांधी जी 1924 का जो कांग्रेस का सेशन था, 1924 का बेलगाम सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की ओर से लंदन गए थे। ठीक है दोस्तों गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट, ये भी आप याद रखना। और गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा है, गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता मानते हैं, याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने 1996 से नोट पर गांधी जी की फोटो छापना शुरू किया था। क्लियर हुआ। और गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। और भारत में आके पहला सत्याग्रह किया था इन्होंने, चंपारण सत्याग्रह। याद रखना गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, और ये बिहार में हुआ था, ये आप याद रखिएगा 1917 में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत में कब आया था, दोस्तों साइमन कमीशन जी भारत में कब आया था, तो 25 का सही जवाब होगा आपका 1928 में भारत आया था, ऑप्शन बी 1928। दोस्तों साइमन कमीशन जो था इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। और व्हाइट कमीशन का मतलब है कि इसमें जितने भी सदस्य आए थे, और ये सारे जो आए थे वो अंग्रेज थे, इसमें किसी भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य थे इसमें, वैसे ये आप याद रखिएगा, तो ये आप याद रखें 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुई तो उसमें भारत के क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय। जो है लाला लालबाल पाल इनको बोलते हैं। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी के प्रहार से घायल हुए और कुछ महीने बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाती है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन के विरोध में
किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, लाल बाल पाल की तिकड़ी में शामिल है। लाला लाजपत राय ने 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की नींव भी रखी थी, याद रखिएगा। और लाला लाजपत राय की किताब है द अनहैप्पी इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। और इनकी किताब हो रहा है इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में आप याद रखें, साइमन कमीशन 1928। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों लाहौर षड्यंत्र के चलते जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं, इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। तो 1931 में डेट क्या थी? 23 मार्च। 23 साल की एज में वो जो भगत सिंह थे, इनको फांसी हुई। दोस्तों ये आप देख सकते हैं। तो ये 1907 में पैदा हुए थे पंजाब में। उसके बाद में 1919 इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसमें मतलब लोगों को मरते हुए देखा। उसके बाद में ये आप देखें 1924 इन्होंने फिर अपना घर बार छोड़ दिया 1924 में। 1923 में नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। और उसके बाद में 1927 में ये गिरफ्तार हुए। उसके बाद में 1928 सैंडर्स को इन्होंने गोली मार दी थी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेके। 1929 में जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, असेंबली में बम फेंका था अपने साथी के साथ मिलकर 1929 में। उसके बाद में आप देखें कि 7 अक्टूबर 1930 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को शाम के समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों भगत सिंह जो है, इनकी आत्मकथा का नाम है वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट। तो भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1931 में। इनकी आत्मकथा का नाम याद रखना, वाई आई एम एथिस्ट। किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह की। और दोस्तों जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है उसका नाम भी किसके नाम पर रख दिया गया है? भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भगत सिंह है इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा भी गठित की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने 1926 में। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत की सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म ये कब आया था? दोस्तों मार्ले मिंटो रिफॉर्म की जो शुरुआत हुई वो 1909 में हुई थी, 1909। दोस्तों मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म है, इसमें क्या हुआ कि सुधारों का मुख्य उद्देश्य था कि 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान की गई, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना इसका मेन काम था, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना, ये जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका मतलब था। तो मतलब मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी 1909 में, ये आप याद रखिएगा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1939 से क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो कमेटी थी इसका गठन कब किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया था 1939 में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो कृषि भूमि की उर्वरता को हानि नहीं पहुंचाता? तो इसका सही जवाब होगा 28 का, वो है आपका डी, उच्च मृदा धनायन विनियमन क्षमता। ये मिट्टी को हानि नहीं पहुंचाता। अम्मी, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उच्च मृदा धनायन विनियमन क्षमता जो है ये मिट्टी की उर्वरता को हानि नहीं पहुंचाता। दोस्तों विश्व मृदा दिवस कब होता है? विश्व मृदा दिवस कब होता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को, याद रखना, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस होता है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन होता है पीडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखिएगा, पीडोलॉजी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल या जलोढ़, ये भारत की सबसे
उपजाऊ मिट्टी है, ये भी आप याद रखिएगा। जलोढ़ दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। बांगर पुरानी होती है और खादर नहीं होती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल में। भारत में मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो हरियाणा में करनाल में है मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र। और करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डैश किसका चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट में जो हम किसका चयन करेंगे, तो वो करेंगे हम लेआउट का। लेआउट और मार्जिन का चयन करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आप याद रखिएगा। ऐसी रट लिए तो खैर। अच्छा, हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? विल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और इनके साथ ही थे पॉल एलन। दोस्तों बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम क्या है? द रोड अहेड। द रोड अहेड, ये आत्मकथा है किसकी? बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम है। खैर ये पूछी जा चुकी है आपके एसएससी के एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एमएस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता प्रदान करता है। तो कौन सा है इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका 30 का, और वो है आपका डी वाला, 30 का डी। तो इसका है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे विषय में प्रयोग करता है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण होता है? तो दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइरोली से जो रोग होता है वो है जठर शोथ। जठर शोथ होता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, दाद फंगस से होता है, ये आप याद रखें। दाद जो होता है ये फंगस होता है, फंगस। चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। रूबेला का वायरस होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? ये बड़ा आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी, कि लोग जो हैं वो इसके काफ़ी शिकार हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये मुझे बताना है कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, तो तृतीयक आर्थिक गतिविधि कौन सी मानी जाती है? दोस्तों व्यापार करना जो है ये तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। सही जवाब होगा आपका व्यापार करना। जबकि खेती करना, शिकार करना, बुनाई करना तो सेकेंडरी में आता है। शिकार करना और खेती करना ये प्राथमिक में आते हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं। ये प्राइमरी सेक्टर देखें आप, कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, वानिकी है और मछली पालन है। और सेकेंडरी में क्या आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मतलब सामानों का उत्पादन करना। उसके बाद में टर्सरी सेक्टर का नाम सर्विस सेक्टर भी है। देखो लिखा हुआ है सर्विस सेक्टर। इसमें परिवहन आता है आपका, बैंकिंग आ जाती है इसमें, और इसमें कंप्यूटर आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, विद्युत आ जाती है, विद्युत सेवा। तो वो सारी चीज़ें आती हैं टर्सरी सेक्टर में। तो याद रखना टर्सरी सेक्टर का नाम सेवा सेक्टर भी है। चलिए प्रश्न की ओर। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा व्यापार करना, ये तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दिवस दिए हैं हमारे, और जैसे पहला दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये बिल्कुल सही है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? पतंजलि ने। योग दर्शन शुरू किसने किया था? तो पतंजलि के द्वारा योग दर्शन शुरू किया गया था। अच्छा, और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये जो होता है वो कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, तो ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये भी सही है। उसके बाद में लिखा गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस, नहीं, ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत। दोस्तों ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है।
समताप मंडल में, ये भी आप याद रखें। ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करना, और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है CFC के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। दोस्तों ओजोन परत की जो यूनिट है वो है डॉप्सन यूनिट, ये भी आप याद रखिएगा। और ओजोन परत को बचाने के लिए 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, और ये ओजोन परत के संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। क्वेश्चन संख्या 34, वस्तु एवं सेवा कर को कितने स्लैब में विभाजित किया गया है, यानी कि GST। दोस्तों GST के जो स्लैब है वो कितने हैं? तो GST के 4 स्लैब हैं, जैसे 5%, 12%, और उसके बाद में है आपका 18% होती है, और फिर है आपका 28%। तो GST के 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%। ठीक है दोस्तों GST कैसा कर है? GST अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कौन सा संविधान संशोधन है GST से संबंधित? तो भारत सरकार द्वारा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया था, और ये GST को संवैधानिक दर्जा देता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन करते हैं, तो अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, ये भी आप याद रखें। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य होते हैं, और GST परिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। GST परिषद का अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री है, याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो GST है, GST के लिए समिति कौन सी थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में GST लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। और GST के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि GST के कितने कंपोनेंट हैं। दोस्तों वैसे GST के टोटल 4 कंपोनेंट हैं। CGST होता है, SGST होता है, और UTGST होता है, UTGST, और उसके बाद में आपका IGST। तो GST के 4 कंपोनेंट है, याद रखिएगा। GST दिवस कब होता है भारत में? 1 जुलाई को भारत में GST दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई 2017 को भारत में GST को लागू कर दिया गया था। सबसे पहला राज्य असम था, और दुनिया में सबसे पहला देश फ्रांस था जिसने GST को लागू किया था। दोस्तों ये देखो, आप GST का चार्ट देख सकते हैं। CGST केंद्र को दिया जाने वाला कर, SGST राज्य को दिया जाने वाला कर, IGST ये केंद्र और राज्य दोनों के बीच में होता है, और एक बचा आपका UTGST। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो GST के कितने स्लैब हैं? 4 स्लैब है, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार GST संग्रहालय बना है? ये कहाँ बना है? दोस्तों भारत में पहली बार GST संग्रहालय बना है, और इसका नाम रखा गया धरोहर, और ये बना है गोवा की राजधानी पणजी में। याद रखना, पणजी जो मांडोवी नदी के किनारे है, तो गोवा की राजधानी पणजी में भारत का पहला GST संग्रहालय जिसका नाम धरोहर रखा गया वो बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम का आधार वर्ष क्या है? मतलब कब लागू हुआ था भारत में, ये हमें बताना है। दोस्तों भारत में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में लागू किया गया था, 1969। और दोस्तों 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी, ये भी आप याद रखना। 1969 में CISF इसकी स्थापना भी की गई, और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार दिया गया था भारत में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, 1972 लिखा गया है। 1972 में 21 जनवरी को 3 राज्य बने थे। कौन कौन से हैं? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य 1972 में बने थे, याद रखना। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये लाया गया था 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1972 में ही लाया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दोस्तों भारत में पंचायती राज की शुरुआत हमें बतानी है। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को भारत में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की गई थी। नागौर जिला राजस्थान। तो ये आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शुरू किया गया था। राजस्थान इसका सही जवाब है। दोस्तों पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा।
और भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, ये पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? वो है बलवंत राय मेहता, और इनकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो इसके कुछ डांस आप याद रखिएगा, जैसे सुईसिनी डांस, सुईसिनी डांस, तो सुईसिनी नृत्य ये राजस्थान का है। कालबेलिया डांस राजस्थान में किया जाता है, कालबेलिया। और घूमर राजस्थान का ही डांस है, घूमर। घूमर के साथ साथ गैर, गैर भी आप याद रखना। चरी, चरी डांस भी किया जाता है। और उसके बाद में आपका कालबेलिया, घूमर, चरी, चाकरी है, चाकरी, गीदड़ नृत्य है, ये सारे राजस्थान के हैं। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभी बना था ये, रामगढ़ विषधारी, ये भी आप याद रखिएगा, रामगढ़ विषधारी। और इसके साथ साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये भारत में कहाँ पर है? दोस्तों मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भारत में राजस्थान में, याद रखना। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एरिया में, ये भी आप याद रखें। और राजस्थान में थार का मरुस्थल भी है, याद रखेगा। राजस्थान में, और इसकी राजधानी जयपुर है, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसे भारत की पिंक सिटी भी कहा गया। और दोस्तों राजस्थान जो है, यहाँ पे केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है, केवलादेव पक्षी विहार, ये भी आप याद रखिएगा, केवलादेव पक्षी विहार, ये राजस्थान में मिलेगा आपको। और राजस्थान में जो भरतपुर है, भरतपुर में भारत का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, याद रखना। और राजस्थान में एक फड़ पेंटिंग होती है, फड़ पेंटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पावू जी के चित्र बनते हैं। पावू जी कौन है? ऊँटों का देवता राजस्थान में, तो फड़ पेंटिंग राजस्थान की पेंटिंग है। राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। और जैसलमेर के अंदर पोखरण भी है, पोखरण। और पोखरण जो है ये भारत के परमाणु परीक्षणों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। पोखरण जैसलमेर जिले में आता है। यहाँ पे लिखा गया है गुजरात। एशियाई लोयन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, गुजरात में। इसकी राजधानी गांधीनगर है, और गांधीनगर में भारत का केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र भी है। केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भारत में? तो गांधीनगर में, गुजरात में। गुजरात के डांस है जैसे गरबा है, और डांडिया है, टिप्पानी डांस है, भवई है, और सिद्धि धमाल डांस कहाँ का है? गुजरात के डांस है। और आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? राज्य की कैटेगरी में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, याद रखें। गुजरात की एक जनजाति याद रखना, बन्नी, बन्नी जनजाति। और दूसरा है आपका, बन्नी घास के मैदान होते हैं एक्चुअल में। एक है मालधारी, मालधारी जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात में एक नदी थी मच्छू नदी, और मच्छू नदी के ऊपर एक पुल टूटा था जिसमें 133 लोगों की डेथ भी हुई थी, ये भी आप याद रखें। गुजरात के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ पे जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत में पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में कान्हा किसली नेशनल पार्क, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। और उसके साथ साथ कौन सा है? रायमोना, नहीं रायमोना असम में है। अभी जिसमें चीता ला के बसाया गया था, कूनो, कूनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों पन्ना की जो खाने वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में बाघ की गुफाएं हैं? तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना, धुआंधार जलप्रपात कहाँ बनता है? तो मध्य प्रदेश में बनता है, और ये नर्मदा नदी बनाती है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चीते मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के 3 डांस याद रखने, एक है आपका मांच, मांच मटकी, ये भी बहुत आता है, मटकी नृत्य है। और उसके साथ में ज्वारा, जवारा या ज्वार जो भी नृत्य है वो है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज़ और याद रखना, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों भारत में हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पे लिखा गया है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का डांस याद रखना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इसे सादिर भी कहा जाता है, याद रखना। भरतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? सादिर, तमिलनाडु का है ये। और तमिलनाडु का एक डांस और है कुम्मी, कुम्मी, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में करगम, करगम भी पूछता है, करगम भी तमिलनाडु का डांस है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों तमिलनाडु ये पूर्वी तट का राज्य है, ये यहाँ पे आता है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु का तट होता है कोरोमंडल तट। भारत में सर्दियों में वर्षा जिस तट पर होती है वो कोरोमंडल तट है, याद रखिएगा। दोस्तों जो तमिलनाडु है इसके बारे में एक चीज़ और याद रखें, तमिलनाडु में
तमिलनाडु की सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। जैसे मिड डे मील मिलता है बच्चों को दोपहर में, ऐसे ही बच्चों को नाश्ता मिलता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, इसकी आत्मकथा का नाम है उंगालिल ओरुवन। उंगालिल ओरुवन एम के स्टालिन की आत्मकथा का नाम है। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है वो है आपके। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है और तमिल 2004 में भारत की पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था? दोस्तों, भारत में जो आर्थिक आरक्षण पारित किया गया उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 103वां संविधान संशोधन 2019। ये आप याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण का प्रावधान करता है, याद रखिएगा। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके लिए कुछ मानक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी आय यदि 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है वार्षिक आय, तो आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। दूसरा, यदि आपके पास 5 एकड़ से कम भूमि है तो आप इसके पात्र हैं। 5 एकड़ से कम भूमि है तो आप इसके पात्र हैं। और आपका जो आवासीय खंड है वो 1000 वर्ग फुट का से ज़्यादा का ना हो। दूसरी बात, अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज का जो प्लॉट है वो नहीं होना चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं, याद रखिएगा। और कितना आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस को? 10%, याद रखना 10%। अभी इसको चुनौती भी दी गई है, खैर उसको दोबारा याचिका डाली गई है, इस पर सुनवाई होगी, अब देखते हैं कब होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? दोस्तों, भारत में संविधान का पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। और 1951 में जब संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ी गई थी। तो 1951 में भारत में पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये भाग 20 में लिखी गई है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में अगर अंक की बिंदी भी हमें जोड़नी है या हटानी है तो हमें संशोधन करना पड़ता है, वो अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों ये जो प्रक्रिया संविधान संशोधन की हमने कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका से ली है। क्लियर हुआ दोस्तों? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और संविधान को लिखा किसने था? संविधान को अपने हाथ से लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। याद रखना दोस्तों, प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने लिखा था संविधान को अपने हाथों से। अंबेडकर ने संविधान को लिखा नहीं है, उसको रिव्यू किया है, उसकी समीक्षा की है, क्योंकि प्रारूप समिति का काम संविधान को रिव्यू करना था। ठीक है दोस्तों भारत में संविधान दिवस कब होता है? भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा आत्मार्पित और अंगीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस होता है। और 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन की जयंती होती है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो अमेरिका का संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? दोस्तों, पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। और उसमें है आपका अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये है प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पहाड़ियां जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ज़्यादा जूम नहीं कर रहा, बस प्रायद्वीपीय भारत की कर रहा हूँ। तो ये आप देखें, सबसे पहले वेस्टर्न घाट, ये वाला आपके लेफ्ट साइड में जो घाट है ये आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में देखो, ये आपका पूर्वी घाट आ रहा है और ये आपका वेस्टर्न घाट। तो पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है ये दोनों मिले कहाँ पर? और ये है आपका नीलगिरी। तो याद रखना आप, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किन पहाड़ियों पर होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, नीचे आते हैं थोड़ा साउथ में, तो ये है आपका दूसरा बिंदु, ये वाला, ये आपका अन्नामलाई। और ये अन्नामलाई जो है इसी में है आपकी अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और ये देखें, ये नीचे ये आपका इलायची की पहाड़ी, कार्डेमम, येल्ला मेल्ला की पहाड़ी बोलते हैं इसे। तो इलायची की पहाड़ी ये सबसे साउथ में है, पश्चिमी घाट में। तो इसके लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे CAP। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो ये आपके
पलानी की पहाड़ी, तो ये आप याद रखिएगा। तो कार्डेमम, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ी ये पश्चिमी घाट पे आती हैं। यहाँ पे आते हैं पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में सबसे उत्तर में आप देखें तो ये है आपका कौन सा, नल्ला मल्ला की पहाड़ी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये नल्ला मल्ला की पहाड़ी, फिर है ये आपका बिनुकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, ये लिखा हुआ है आपका। उसके बाद में नागरी की पहाड़ी, जवाड़ी की पहाड़ी, ये तमिलनाडु में देखो, जवाड़ी की पहाड़ी ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद में देखें यहाँ पे ये नल्ला मल्ला की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में थी। सेवरॉय की पहाड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। उसके बाद में पंचमलाई की पहाड़ी, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। सिरुमलाई की पहाड़ी, तो ये तमिलनाडु में है। और यह आपका पालिनी, पालिनी हिल्स, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, पालिनी हिल्स ये है आपका। उसके बाद में आपका यह है बरुसंदू, बरुसंदू ये पहाड़ी भी कहाँ पर, हमारे तमिलनाडु में। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपसे पूछी जाएँ। दोस्तों कमेंट में लिख के बताना कि कितनी ऊंचाई का जो पहाड़ है उसको पहाड़ी माना जाता है, कितनी ऊंचाई का पहाड़ पहाड़ी माना जाता है, ये हमें बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अनाईमुड़ी। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहाड़ों का अध्ययन क्या होता है, पहाड़ों का अध्ययन होता है ओरोलॉजी, याद रखना। पहाड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओरोलॉजी। और 11 दिसंबर को हर साल विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को पर्वत दिवस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघुत्तर हिमालय में सबसे लंबी जो श्रेणी है वो कौन सी है। दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी ये लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विस्तारित है। तो 40 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल श्रेणी ये लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोस्तों हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, हिमालय की कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर, याद रखना। हिमालय यंगेस्ट फॉल्ट माउंटेन है और इसकी उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई है। टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। और हिमालय के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिमालय भारत में उत्तर साइड में है, और ये उत्तर साइड में जो तीव्र पवनें होती हैं उनको रोक लेता है, याद रखिएगा। और हिमालय के बारे में एक चीज़ मैं आपसे पूछेगा एग्जाम में कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। सागरमाथा कहा जाता है एवरेस्ट को, नेपाल में सागरमाथा। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के 20 प्रश्न। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपने जो भी विचार हैं वो लिखें। अब आप मुझे बता सकते हैं कि एसएससी जीडी के साथ में आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उसको फोकस कर सकूँ। चाहे वो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट की तैयारी करें, यूपी पुलिस की तैयारी करें, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करूँगा। और जीएस में आपको बहुत कुछ आप जानेंगे, और बहुत कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना कि कौन सी सीरीज स्टार्ट करनी है, तो मैं उसी पे काम करूँगा फिर। तो आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।